बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम अर्ज़ हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी होंगे ना सिर्फ अपने अज़ीज़ व अकारिब, अपने अहल खाना, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली के साथ ना सिर्फ खुश व खुर्म होंगे बल्कि बखैर व आफ़ियत भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, उन्हें तादे सलामत रखे और आप हमेशा ज़िंदगी इसी तरह खुश व खुर्म रहे और अपनी ज़िंदगी बसर करे। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होते रहें। शेयर करें, लाइक करें और अगर मुनासिब समझें तो कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो के बारे में या आप अपने ख्यालात का इजहार करें या कोई कमेंट करना चाहे तो आप कमेंट करें। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हर एक के कमेंट्स का फर्दर जवाब दिया जाए। थैंक यू। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा मौजू है उसको पहले टच करूँगा और वो है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, क्योंकि हम नेशनल लेवल की न्यूज़ तो उनके ऊपर तब से करते रहते हैं, लेकिन ये जो छोटे इलाके हैं हमारे, उनके बारे में क्या हो रहा है वहाँ पर कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। तो आज मेरी नज़र से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुँची गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, और गिलगित से मेरा एक क्या कहते हैं कि ख़ुसूसी तौर पर मेरा दिल्ली जो है वो कनेक्शन है, राब्ता है, क्योंकि मैं वहाँ पर तकरीबन 3 साल तक गिलगित में रहा हूँ और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, ये उस वक्त वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। इससे मैंने अपने बहुत से व्लॉग्स में ये बात की है कि राजा सिकंदर सुल्तान को हिलाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मैं इनको ज़ाती तौर पर वहाँ से जानता हूँ और ये अपने असूलों के धनी और पक्के हैं और ये किसी की धौंस धांधली धमकी में नहीं आते और ना ही ये किसी किस्म की बदनुमानी को पसंद करते हैं। और आप लोगों ने आज देख लिया कि इलेक्शन कमीशन चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटा हुआ है, जहाँ पर असूल की बात आती है तो किसी भी धौंस को खातिर में नहीं लाता। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसे कई और ऑफिसर नसीब करे। आमीन। तो बात हो रही थी गिलगित की। मुझ तक आज जो खबर पहुंची है उसमें यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं जनाब हफीज़ुर रहमान साहब का चीफ मिनिस्टर भी गिलगित के रहे हैं ये, तो उन्होंने आज PML नून गिलगित बल्तिस्तान की वर्किंग कमेटी या जिसको डिसिप्लिनरी कमेटी कहती है, जो इंजबाती कमेटी होती है, जो किसी किस्म के अपने कारकुनों की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर जो है ना वो इंक्वायरी करती है और उसकी रिपोर्ट देती है। तो उस रिपोर्ट के तहत हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने ज़िला दिया मीर के चीफ ऑर्गेनाइज़र इंजीनियर मोहम्मद अनवर ख़ान को ना सिर्फ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ज़िला दिया मीर के ओहदे से बरतरफ कर दिया है, बल्कि उनकी बुनियादी रुकनीत भी मुस्लिम लीग नून से मुअत्तल कर दी है। और उन पर यह इल्ज़ाम था कि गुज़श्ता 2 साल से तंजीम साजी जो होती है पार्टी की, जिसमें मेंबर्स बनाए जाते हैं, तंजीम को वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उसकी तंजीम को मजबूत किया जाता है, उसमें ना सिर्फ मसूफ खुद एक्टिव हो रहे थे, ना सिर्फ ये कि खुद दूर रह रहे थे, बल्कि उसमें रुकावटें भी डाल रहे थे। और सिर्फ रुकावटें नहीं डाल रहे थे बल्कि पार्टी में धड़ेबाजी की सियासत कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि पार्टी तकसीम हो जाए, और उनकी वजह से पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। उन्होंने जनाब खुद तो जो है ना वो मखलूत हुकूमत जो थी उसमें अपनी वजारत भी हासिल कर ली, अपने रिश्तेदारों को भी जो है उनको भी फ़वाद दिए। हर एक के सामने मैं उनको गिरवाना नहीं चाहता इस मुख्तसर सी बात में, लेकिन पार्टी की तरफ और पार्टी के जो कारकुन हैं उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था। वो अपने ज़ाती मफादात की जंग लड़ रहे थे, अपने ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए हर चीज़ को उन्होंने पसे पुश डाला हुआ था। और मेरे ख्याल में हाफिज़ हफीज़ुर रहमान का ये फैसला बहुत ही अच्छा है और बर वक्त है। अब आते हैं अपने अगले मौज़ूआत की तरफ। इमरान खान साहब, जिनको उनकी अपनी दरख्वास्त पर उनके वोकला की बहुत ज़्यादा जदोजहद के बाद उनकी कई दरख्वास्तें जो ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पता नहीं कौन कौन सी कोर्ट्स में गई थी कि उनको जनाब वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म जो उनके हैं इमरान साहब नियाज़ी, उन्हें
अटक की वजह अटक जेल से मुंतकिल करके अडियाला जेल में रखा जाए, क्योंकि अटक में उनको जो है वो क्या कहते हैं उसे, वो सहूलतें मुयसर नहीं हैं, वो सहूलतें नहीं दी जा रही जिनके वो हकदार हैं। अब एक तो पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती कि किस चीज़ के वो हकदार हैं। एक शख्स जिसके ऊपर दहशतगर्दी, मुल्क दुश्मनी, गद्दारी जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हों, वो किस मुंह से और किस उससे जो है ना वो हकदारी का दावा करता है कि जी मुझे ये सहूलतें दी जाए क्योंकि मैं हकदार हूँ इन चीज़ों का। और फिर उनके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं, इमरान साहब तो कहते हैं कि मैं 1000 साल तक भी जेल में पड़ा रहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ भाई 1000 साल क्या, वो तो 1000 घंटे जेल में नहीं रह सकते। 1000 मिनट के बाद उनकी जो है ना वो चीखें जो आना शुरू हो गई थी और उनके वोकला हर अदालत में दौरे दौरे गए और उनके खिलाफ जो है ना वो ये जेल इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्तें दी और उनको जो है उनके अपने जेल कवानीन के तहत जो उनका हक बनता है, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, जो उनका हक बनता है बकौर उनके, वो उनको नहीं दिया जा रहा। यानी कि उन्हें बी क्लास नहीं दी जा रही, उन्हें एयर कंडीशन नहीं दिए जा रहे, उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा और उन्हें टेलीफोन की सहूलत नहीं दी जा रही। आपको याद होगा कि अटक में उनके टेलीफोन पर लंदन में बात कराई गई थी उनके बच्चों के साथ, उनके बेटों से, तो फिर और कौन सी सहूलतें होनी चाहिए थी। वो भाई इमरान खान के अपने बकौल, इमरान खान को अपने अल्फाज और उनकी जो लीगल टीम है उनको ये अल्फाज याद होने चाहिए कि इमरान खान ने अमेरिका में खड़े होकर क्या कहा था अपने दूसरे सियासतदानों के मुताबिक जो उस वक्त जेलों में थे कि भाई तुम्हें जेल में भेजा गया है, तुमने जराइम किए हैं, जेल में तुम मुजरिम या मुलजिम की हैसियत से हो, जहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए नहीं है कि तुम्हें घर की सहूलतें दी जाए। तो इमरान साहब आपके ऊपर भी वही फार्मूला लाजमी है, आपके ऊपर भी वही फार्मूला लागू होता है कि आप पिकनिक नहीं मना रहे। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम इतने सख्त संगीन इल्ज़ाम नहीं थे जितने संगीन इल्ज़ाम आप पर है। उनके ऊपर अगर इल्ज़ाम था तो सिर्फ करप्शन का था और वो पनामा केस थे, लेकिन वो भी साबित नहीं हुए और उनको अकामे की बुनियाद पर वो जो है ना नाअहल करार दे दिया गया। वजारत उज़्मा भी गई और सियासत भी गई। तो आपके ऊपर तो इनके ऊपर तो बहुत संगीन इल्ज़ाम है भाई, ऐसे संगीन इल्ज़ाम हैं कि अगर ये किसी और शख्स के ऊपर होते तो अब तक उनको फांसी का हुक्म हो चुका होता। और ये अपनी सहूलतों के चक्कर में, खैर ये मैं बीच में जज्बाती हो गया हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी स्पेशल टू दोज गाइज हु हैविंग सिंपैथीज विद मिस्टर इमरान खान। तो उनके सिंपैथाइजर भी बैठे होते हैं, गलती से कभी कभार मेरा प्रोग्राम देख रहे थे, हमारे दोस्त भी हैं वो, तो उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये कि जब सच्ची बात आती है तो कभी कभार लेजा तल्ख हो जाता है, इसलिए नाराज़ नहीं हुआ करें आप लोग। मगर आप जो है ना तसब के आला उतार के ठंडे दिल से हक़ाइक़ को देखने की कोशिश किया करें, उनको समझने की कोशिश किया करें। थैंक यू। तो जनाब उनका वो शिफ्ट हुए वहाँ पर जेल में, अडियाला जेल में, तो ख़बरें आई कि उनको तमाम सहूलतें दे दी गई हैं। वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म के तौर पर जो उनका कवानीन के तहत उनका जो हक़ है, जो राइट है, वो सारी सहूलतें जो उनको मिलनी चाहिए वो मिल गई हैं। लेकिन आज जो है उन सब चीज़ों की तब्दील आ गई है। उनको ना तो जो है ना कोई दो मुशक्ति दिए गए हैं, ना ही उन्हें किसी किस्म की और सहूलत दी गई है, ना ही उन्हें अलग कमरे में इनके एसी वाले कमरे में रखा गया है, ना ही उन्हें कोई टीवी दिया गया। इस तरह की जो बातें मुझे तक पहुंची हैं कि ये सारी जो खबरें थी जो आ रही थी कि उनको सहूलतें दे दी गई हैं, जो भी सहूलतें बयान की गई हैं कि उनको दी गई हैं, उनसे मैं यकसर जो है ना उन सबको मुस्तरद कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, उनको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी गई और उनके साथ वही सलूक हो रहा है जो ऐसे मुजरिम के साथ या मुलजिम के साथ होना चाहिए। ठीक है जनाब, एक तो ये हो गई बात। अब उसके बाद हम आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीटीआई के एक बहुत ही अहम लीडर हैं जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और इस वक्त वो और कल तक वो साहब जो थे वो मफरूर थे। मैं फ़र्रुख हबीब साहब की बात कर रहा हूँ। फ़र्रुख हबीब साहब, मुझे एक तो ये समझ नहीं आती कि पीटीए के जितने भी लीडर हज़रात हैं, मैं उनको लीडर मानता ही नहीं हूँ। सिर्फ चंद एक के अलावा, एक दो इक्का दुक्का के अलावा मैं किसी को लीडर नहीं तस्लीम करता। इससे कि उनमें कोई लीडरों वाली बात ही नहीं है, उनमें लीडरों वाली कोई खूबी ही नहीं है, उनमें लीडरों वाली कोई खसूसियत ही नहीं है। पीटीए के लीडरों को देखें, फयाज वो क्या नाम है उनका, चौधरी डड्डू साहब, क्या नाम है उनका, डड्डू को क्या नाम है, फवाद चौधरी। मैं आप तो उनके नाम ही भूलते जा रहे हैं क्योंकि वो किसी तवज्जो के काबिल नहीं रहे। तो फवाद चौधरी साहब जो उन्होंने रेस लगाई थी
اپنی اس بھاری بھر جسامت کے باوجود عدالت میں جو ریس لگائی تھی پولیس سے بچنے کے لیے، وہ بھی سب نے دیکھی، اور وہ ان کی نسلوں تک سب کو یاد رہے گی، ان کی نسلوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی لوگ وہ ویڈیو دکھایا کریں گے جن کے پاس وہ کلپ محفوظ ہے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تو یہ 200 سال کے بعد بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو مل جایا کریں گی، ٹھیک ہے، یہ لیڈر کا شیوا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں نے مل کے دوڑ لگائی تھی، اور پتہ نہیں کیونکہ جب تک کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی تھی اس وقت دونوں برابر جا رہے تھے، اس کے بعد اندر جا کے کون آگے پہنچا اور کون بعد میں پہنچا اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ ونر کون تھا اس دور کا، وہ بھی پولیس سے خوفزدہ ہو کے بھاگے۔ اس کے بعد آپ یہ فرح حبیب صاحب بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے، بڑی بڑی یہاں پر جو ہے نا للکارے لگاتے تھے کھڑے ہو کے، تو وہ چھپ گئے۔ مراد سعید صاحب ابھی تک چھپے ہوئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب شیدہ ٹلی جو بڑی بڑی برقیں مارا کرتے تھے کہ وہ آگ لگا دو، جلا دو، خون کی ندیاں بہا دو، میرا خون نچھاور ہے عمران خان پر، وہ خون نچھاور تو کیا کرنا، تو انہوں نے اپنا پسینہ بھی نچھاور نہیں کیا، اور وہ بھی بل میں دبک کے بیٹھ گئے اس وقت تک کہ جب تک پولیس نے یا قانون کے نفاذ کے اداروں نے ان کے بل میں آنکڑے لگا لگا کے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے باہر نہیں نکالا، چوہے کی طرح کھود کر۔ یس یو آر رائٹ۔ تو اس کے بعد اب یہ فرح حبیب صاحب کے بارے میں بھی لاسٹ نائٹ لیٹ نائٹ ایک خبر آئی ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو گئے بیچارے، اور وہ گرفتار کہاں سے ہوئے ہیں؟ گوادر سے۔ اور بھائی کہاں فیصل آباد اور کہاں گوادر، یعنی کہ اتنی زیادہ مقبولیت ہے ان لوگوں کی، ان کی پارٹی کی اتنی زیادہ مقبولیت ہے، ان کے چاہنے والے وفادار اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو فیصل آباد سے لے کر گوادر تک بیچ میں کوئی جگہ نہیں ملی چھپنے کے لیے، تو گوادر جا کے چھپے ہوئے تھے، کل ان کو بھی کھود کے نکال دیا گیا اور وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے لیڈر ہیں؟ لیڈر تو ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ لیڈر ہیں اتنی بڑی بڑی برقیں لگایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی برقیں جو تھیں اور اتنی لاف گزاری جو لاف گزافی کرتے تھے وہ ہم نے کسی اور پارٹی کے لیڈروں میں نہیں دیکھی تھی، مگر جب وقت آیا تو چوہوں کی طرح سارے، کوئی کسی بل میں گھس گیا، کوئی کسی بل میں گھس گیا، اور کوئی تو کوسوں دور بھاگ گیا کہ کہیں پر کسی کی نظر غلطی سے پاری نہ جائے۔ اب غالباً میرے خیال میں ایک رہ گئے ہیں، وہ ہیں وہ 200 ارب ڈالر آئے گی اور دوسرے دن ہم IMF کے منہ پر 100 ارب ڈالر مارے گی، اور 100 ارب ڈالر جو ہے نا وہ ہم پاکستان کے عوام کے اوپر خرچ کرے گی۔ وہ خرچ کرے گی یا کرے گا والی کہانی پتہ نہیں کہاں پر، مذاق دوسروں کو اڑاتے ہیں، اردو خود بھی ان کی درست نہیں ہے، ان کی باری بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور ایک وہ ہیں حماد اظہر صاحب ہیں، ان کے بارے میں غالباً یہ کنفرم نیوز ہے کہ ہی از آؤٹ آف کنٹری، وہ بھاگ گیا، کہیں نہ کہیں سے نکل گیا ہے۔ پھر ہمارے ٹکر کے لوگ ہوا کرتے تھے ایک، جنہوں نے بڑی برقیں ماری تھی، بہت بڑی بڑی تقریریں کی تھی کہ ہمارے جیسے آپ کو لوگ ٹکر کے لوگ ملے نہیں، ہم ٹکر کے لوگ آج آپ کو ملے ہیں۔ اور ٹکر کے لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا، یا پتہ نہیں اللہ بہتر جانتے گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا، یا وہ کہاں پر بھی تھے، جو ابھی پرسوں ریلیز ہو کے آئے، میں نام نہیں لے رہا، آپ کو پتہ ہے کس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا دل کسی کو نہ دکھائے، میں خوش نہیں ہوں اس بات پر، لیکن میں ان کو وہ وقت یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جس وقت کی بدولت جو انہوں نے برقیں ماری تھی، جو انہوں نے باتیں کی تھی، جو انہوں نے بکواسیات کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اس حالوں کو پہنچے ہیں۔ اور اب ان کے دوست کہہ رہے ہیں وہ تو بول نہیں سکتے، ان کی یادداشت کھو گئی ہے، وہ کسی چیز پر فوکس نہیں کر سکتے، تو بھائی اگر آپ میں اتنی ہمت تھی تو وہ اپنے قد سے اور اپنے جسے سے اوپر زیادہ باتیں نہیں کرنی تھی، خاص طور پر ملک اور ملک کی سلامتی کے بارے میں اور ملک و ملت کے بارے میں، ریاست کے خلاف اس طرح کی باتیں مت کیا کریں جن کو آپ بعد میں برداشت نہ کر سکیں۔ آج تک کے لیے اتنے کافی ہے، یار زندہ صحبت باقی تو بہت جلد انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔